दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी नौजवान पर। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग देखने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि लूसेंट का निचोड़ है। चलिए दोस्तों बिना देरी के हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, देख लीजिए, सामान्य जानकारी के बारे में लूसेंट का निचोड़ है। दोस्तों इस वीडियो में लूसेंट के सभी इंडियन ज्योग्राफी के प्रश्न इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे सामान्य जानकारी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत उत्तरी गोलार्ध में किसके बीच स्थित है? बताइएगा, भारत उत्तरी गोलार्ध में किनके बीच स्थित है दोस्तों? तो वह 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों कि भारत उत्तरी गोलार्ध में किनके बीच स्थित है? तो वह 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश में स्थित है और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? बताइएगा, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। याद रखिए दोस्तों कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है कितना है दोस्तों? बताइएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है 7वां। कितना नंबर है? तो 7वें नंबर है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो कहता है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान है, तो यह 2023 के डाटा से यह पहला स्थान है। ठीक है दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान है पहला। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 6 बड़े देश कौन कौन है? तो सबसे पहले रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर पर भारत और 8वें नंबर पर अर्जेंटीना है दोस्तों। ठीक है। याद रखिएगा कि पहले नंबर पर है दोस्तों रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बताइएगा, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो 2.42% है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है? तो 17.5%। ठीक है। संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है? तो 17.5%। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो कहता है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश कौन कौन है? तो सबसे पहले आता है भारत, चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और रूस है। ठीक है। याद रखिएगा कि जनसंख्या में सबसे पहले स्थान पर है भारत, उसके बाद चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? तो देखिए दोस्तों, भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार है, उत्तर से दक्षिण, ऊपर से देखिएगा तो 3214 है और ऐसे देखिएगा पूरब से पश्चिम तो 2933 है। याद रखिएगा दोस्तों कि उत्तर से दक्षिण बोले तो 3214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम बोले तो 2933 किलोमीटर। ठीक है। और वहीं बिहार का पूछे दोस्तों तो बिहार का उत्तर से दक्षिण है 345 किलोमीटर और वही बिहार में पूरब से पश्चिम बोले तो 483 किलोमीटर। याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो कि भारत का स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? बताइएगा, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो वह 15,200 किलोमीटर। ठीक है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो भारत की तटीय भाग की लंबाई कितनी है? बताइएगा, भारत की तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो वह 11,099 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, 11,099 किलोमीटर। देखिए दोस्तों, यह जो क्लास है दोस्तों, यह जो वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को लूसेंट के सभी इंडियन जियोग्राफी के प्रश्न इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको लूसेंट बुक नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो कहता है कि भारत की मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो तटीय भाग की लंबाई है 6100 किलोमीटर। ठीक है।
6100 किलोमीटर है भूमि की तटीय भाग की लंबाई। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे है। तो समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार है कितना है, तो 12 समुद्री मील है, 12 ऑप्टिकल मील। ठीक है दोस्तों, समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार है 12 समुद्री मील। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो कहता है कि भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हैं, बताइएगा। भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हैं, तो वह 16 राज्य है। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत के 16 राज्य हैं जो अन्य देशों से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो कहता है कि भारत की जल और स्थल सीमा से लगे देशों की संख्या कितनी है, तो 3 है। ठीक है, भारत की जलीय और स्थलीय सीमा से लगे देशों की संख्या 3 है, जिसमें बांग्लादेश है, म्यांमार है और पाकिस्तान है। ठीक है, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो कहता है कि भारत की जलीय सीमा या समुद्री सीमा से लगे कितने देश हैं, तो वह 7 है। कौन कौन, तो पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कहता है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है, तो यह इंदिरा पॉइंट है। कौन है, इंदिरा पॉइंट है। और इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है, याद रखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है। देखिए सबको पता है कि दक्षिणी बिंदु, भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, लेकिन यह कहाँ है, तो यह बृहद निकोबार द्वीप में है। ठीक है दोस्तों, बृहद निकोबार द्वीप में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि इंदिरा पॉइंट को और किस नाम से जाना जाता है, बताइएगा। इंदिरा पॉइंट को और किस नाम से जाना जाता है, तो यह पिग्मिलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। 2 अन्य नाम है जो पिग्मिलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है, तो इंदिरा कॉल है। ठीक है, और इंदिरा कॉल कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो कहता है कि भारत की दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है, तो वह 876 किलोमीटर। VVI मारिएगा दोस्तों, VVI प्रश्न है कि भारत की दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है, तो 876 किलोमीटर पर। चलिए अगले प्रश्न पर है। तो भारत की पश्चिमी बिंदु क्या है, बताइएगा। भारत की पश्चिमी बिंदु क्या है, तो वह सर्करिक है जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो कहता है कि भारत की पूर्वी बिंदु कहाँ स्थित है, बताइएगा। भारत की पूर्वी बिंदु कहाँ स्थित है, तो किबिथु में स्थित है, किबिथु जो कि अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, भारत की पूर्वी बिंदु कहाँ स्थित है, तो किबिथु में है जो कि अरुणाचल प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत और चीन के बीच की रेखा है, कौन सी रेखा है, तो मैकमोहन रेखा है, जिसका निर्धारण 1914 ईस्वी में किया गया था। ठीक है दोस्तों, भारत और चीन के बीच की रेखा है मैकमोहन रेखा, जो कि 1914 में निर्धारण किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो कहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा कौन सी है, तो वह रेडक्लिफ रेखा है, जिसका निर्धारण 1947 में आज़ादी के समय हुआ था। ठीक है दोस्तों, और भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा का निर्धारण किसने किया था, तो सर सीजे रेडक्लिफ ने किए थे। कौन किए थे दोस्तों, सर सीजे रेडक्लिफ। याद रखिएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है रेडक्लिफ, उसका निर्धारण 1947 में सर सीजे रेडक्लिफ ने किया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो कहता है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, डुरंड रेखा है। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, डुरंड रेखा है। और डुरंड रेखा का निर्धारण कब हुआ था, बताइएगा। डुरंड रेखा का निर्धारण कब हुआ था, तो यह 1896 में हुआ था। और किसने किया था, तो सर डुरंड ने किए थे। ठीक है, सर डुरंड जी किए थे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो डुरंड रेखा अब किन दो देशों को जोड़ता है, तो वह अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जोड़ता है। ठीक है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जोड़ता है। देखिए दोस्तों, अब हम लोग लूसेंट में पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर भारत का भूगोल। ठीक है, वो तो सामान्य जानकारी था, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे भारत के भूगोल से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है, तो वह काली नदी सीमा बनाती है। याद रखिएगा, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है, तो वह काली नदी सीमा बनाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत को म्यांमार से कौन सी पहाड़ी अलग करती है, तो वह पटकाई की पहाड़ी है। याद रखिएगा, भारत को म्यांमार से पटकाई की पहाड़ी अलग करती है। अगला है, भारत का प्रथम निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन है, तो वह श्रीलंका और इंडोनेशिया दोनों देश। ठीक है, भारत का प्रथम निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है श्रीलंका और इंडोनेशिया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत को श्रीलंका से कौन सी जल संधि अलग करती है, बताइएगा। भारत को श्रीलंका से कौन सी जल संधि अलग करती है, तो वह पाक जल संधि या फिर मन्नार की खाड़ी अलग करती है। ठीक है दोस्तों, पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी से भारत और श्रीलंका अलग होती है।
ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो भारत का मानक समय कहाँ से गुजरती है? तो यह दोस्तों इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है। ठीक है, भारत का मानक समय कहाँ से गुजरती है? तो यह इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का मानक समय कितना डिग्री पूर्वी देशांतर को कहा जाता है? तो यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को कहा जाता है। VVI मारिएगा दोस्तों, यह बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी बिहार पुलिस के एग्जाम में भी पूछा गया था कि भारत का मानक समय कितने डिग्री पूर्वी देशांतर को कहा जाता है? तो यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना घंटा आगे है? बताइएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना घंटा आगे है? तो यह 5.5 घंटा आगे है। ठीक है दोस्तों, अगर कहे कि 12 बज रहा है, अगर भारत में 12 बज रहा है तो यह ग्रीनविच समय में कितना बजेगा? तो यह 5:30 बजेगा। कितना बजेगा? 5:30 बजेगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 5 घंटा आगे रहता है। चलिए अगला प्रश्न है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन? तो यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो है यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन? तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। याद रखिएगा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो कहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों की संख्या कितनी है? तो यह 5 है, जिसमें श्रीलंका शामिल नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए कौन कौन शामिल है? तो भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है और भूटान है। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो कहता है कि सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगने वाला राज्य कौन है? तो यूपी है। कितने राज्य से लगता है दोस्तों, बताइएगा? तो 8 राज्य से लगता है। ठीक है, चलिए, और यह 9 राज्य से भी लगता है, जो कि 9वां राज्य है दिल्ली, जिसे हम लोग केंद्र शासित प्रदेश भी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे 8 राज्यों से लगता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो भारतीय राज्य में किस राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? बताइएगा, भारतीय राज्य में किस राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? तो यह दोस्तों गुजरात की। पहला तो गुजरात की सबसे लंबी है और दूसरा पूछे तो आंध्र प्रदेश की। ऐसे भी पूछता है दोस्तों कि भारतीय राज्य में किस राज्य की तट रेखा दूसरी सबसे लंबी है? तो यह आंध्र प्रदेश हो जाएगा। पूछा गया प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय राज्य में किस राज्य की तट रेखा दूसरी सबसे लंबी है? तो यह आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। तो भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? तो वह 9 राज्य है। ठीक है, भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? तो 9 राज्य है, जो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो कहता है कि नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन नहीं है? बताइएगा, नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन कौन है? तो यह उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है। याद रखिएगा। ठीक है, नेपाल के साथ यह सीमा साझा करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो कहता है कि बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन है? तो इसका ट्रिक याद रखिएगा। ट्रिक है दोस्तों, ट्रिक है इसका, याद रखिएगा। पूजा का मित्र असम है। कहाँ है दोस्तों? पूजा का मित्र असम है। याद रखिएगा, पूजा का मित्र असम में है, बस याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो कहता है कि पाकिस्तान सीमा से लगे 3 भारतीय राज्य कौन है? तो राजस्थान है, गुजरात है, पंजाब है। ठीक है, पाकिस्तान से लगे 3 भारतीय राज्य है, राजस्थान, गुजरात और पंजाब। ठीक है, चलिए, और पंजाब ऐसे भी पूछता है कि पाकिस्तान की सीमा सर्वाधिक सबसे ज्यादा किससे लगी है? तो वह राजस्थान से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कहता है कि सिक्किम की सीमा किन देशों से मिलती है? तो सिक्किम की सीमा नेपाल से मिलती है, भूटान से मिलती है और चीन से भी मिलती है। ठीक है, सिक्किम की सीमा 3 देशों से मिलती है, नेपाल, भूटान और चीन। अगला है तीनों ओर से घिरा। VVI प्रश्न है दोस्तों, बार बार आता है प्रश्न कि तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन है? तो वह त्रिपुरा है। ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य है त्रिपुरा। अगला है कि असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच की सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? तो संकोश नदी है। ठीक है दोस्तों, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच की सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? तो वह संकोश नदी है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो कहता है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है कौन से दर्रा से?
तो यांगयाप दर्रा से। ठीक है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है कौन से दर्रे के पास से, तो यह यांगयाप दर्रे के पास से प्रवेश करती है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि जोजिला दर्रा का निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ है, बताइएगा। जोजिला दर्रा का निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ है, तो वह यह सिंधु नदी के द्वारा हुआ है। ठीक है दोस्तों, सिंधु नदी के द्वारा। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो कहता है सिपकिल्ला दर्रा का निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ है, बताइएगा। सिपकिल्ला दर्रा का निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ है, तो सतलज नदी के द्वारा हुआ है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो जेलपला दर्रा का निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ है, तो तीस्ता नदी के द्वारा। ठीक है, और भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो काराकोरम दर्रा है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, काराकोरम दर्रा, जो कि लद्दाख में। कहाँ है दोस्तों, काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है, तो लद्दाख में। चलिए अब देखते हैं दोस्तों भारत का प्रमुख दर्रा। ठीक है दोस्तों, भारत का प्रमुख दर्रा जो कि कौन सा कहाँ स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कहता है कि काराकोरम कहाँ स्थित है दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर या लद्दाख में। ठीक है दोस्तों, काराकोरम सबसे ऊंचा दर्रा है, तो यह कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख भी कह सकते हैं। जो जिला दर्रा, बताइएगा। जो जिला दर्रा लद्दाख में, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर, बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर, सिपकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा दोस्तों, जैसे बता रहे हैं याद रखिएगा कि देखिए ऐसे ही याद रखिएगा। काराकोरम जम्मू कश्मीर, जो जिला दर्रा लद्दाख, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर। देखिए तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तीनों जम्मू कश्मीर वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। पीर पंजाल तो सबसे ज़्यादा, पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल। ठीक है, चलिए अगला है सिपकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। चलिए और भी है दोस्तों, और है बरलाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख दर्रा हिमाचल उत्तराखंड, माना दर्रा उत्तराखंड, नीति दर्रा उत्तराखंड, नाथुल्ला दर्रा सिक्किम, जेलपला दर्रा सिक्किम, बोमडिल्ला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, और क्या है, और है यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश, तुज्जू दर्रा। एक ही दर्रा है जो दोस्तों जो कि मणिपुर में है, तुज्जू दर्रा। याद रखिएगा, तुज्जू दर्रा कहाँ है, तो मणिपुर में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो कौन सा दर्रा किसको किसको जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों यह वीडियो लूसेंट बुक का निचोड़ है। ठीक है दोस्तों, लूसेंट बुक का निचोड़ है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको लूसेंट इंडियन जियोग्राफी तो देखना ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसी वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, बस याद हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इंडियन जियोग्राफी लूसेंट बुक में देखना ही नहीं है, फिर हम दूसरे सब्जेक्ट को लेकर आएंगे। ठीक है, तो यह वीडियो जो है इंडियन जियोग्राफी का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है, जिसको देखने के बाद आपको इंडियन जियोग्राफी देखना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए सब्जेक्टिव लूसेंट का यह निचोड़ है। ठीक है, चलिए अगला है रोहतांग दर्रा किसको किसको जोड़ता है। यह कुल्लू घाटी को लाहौल से जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, रोहतांग दर्रा किसको जोड़ता है, तो कुल्लू घाटी को लाहौल से। अगला है बुर्जिल दर्रा किसको किसको जोड़ता है, तो श्रीनगर को गिलगित से। बुर्जिल दर्रा किसको किसको जोड़ता है, तो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। अगला है बरलाचा दर्रा किसको किसको जोड़ता है, तो हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से। ठीक है, बरलाचा दर्रा किसको किसको जोड़ता है, तो हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है। अगला है कि बनिहाल दर्रा किसको किसको जोड़ता है, तो जम्मू को श्रीनगर से। ठीक है दोस्तों, बनिहाल दर्रा किसको किसको जोड़ता है, तो जम्मू को श्रीनगर से। अगला है जवाहर सुरंग किस दर्रा पर स्थित है, तो वह बनिहाल दर्रा पर स्थित है। यही प्रश्न में दोस्तों मारिएगा कि जवाहर सुरंग किस दर्रा पर स्थित है, पूछा गया प्रश्न है, बनिहाल दर्रा पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, बनिहाल दर्रा पर स्थित है। अगला कि देश का सबसे छोटा दर्रा कौन सा है, बनिहाल दर्रा है दोस्तों। तुज्जू दर्रा किसको किसको जोड़ता है, तो मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। तुज्जू दर्रा कहाँ स्थित है, मणिपुर में। ठीक है दोस्तों, तुज्जू दर्रा मणिपुर में स्थित है, जो कि तो मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। अगला है सिपकिल्ला दर्रा किसको किसको जोड़ता है, तो शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। सिपकिल्ला दर्रा किसको जोड़ता है, तो शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। और अगला है बरलाचा दर्रा किसको जोड़ता है, तो बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है। जीवित जलपुल बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, VVI मारिएगा। जीवित जलपुल कहाँ स्थित है, तो मेघालय में। ठीक है, मेघालय में। चलिए अगला प्रश्न है कि गारो खासी और जनेतिया की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो यह दोस्तों मेघालय में। VVI मारिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि गारो खासी और जनेतिया की पहाड़ी कहाँ स्थित है, सब अलग अलग तीनों पहाड़ी है, जो कि मेघालय में है। चलिए अगला प्रश्न है कि 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहाँ पर मिलते हैं,
तो यह कन्याकुमारी में मिलता है। ठीक है दोस्तों। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहाँ पर मिलते हैं, तो यह कन्याकुमारी में मिलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि आदम का पुल कहाँ स्थित है, तो वह भारत और नेपाल के बीच स्थित है। आदम का पुल कहाँ स्थित है, भारत और नेपाल के बीच स्थित है। अगला है एलिफेंटा दर्रा कहाँ स्थित है, तो यह श्रीलंका में स्थित है। और यही कहता है कि एलिफेंट कहाँ स्थित है, तो एलिफेंट दर्रा कहाँ स्थित है, तो मेघालय में स्थित है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला टॉपिक है दोस्तों भारत का स्वरूप, भौतिक स्वरूप। क्या दोस्तों, भारत का भौतिक स्वरूप, जो कि जाके लूसेंट बुक में देख लीजिएगा, सेम टू सेम कचरा उठाया हुआ नहीं है। ठीक है दोस्तों। हम जो भी नोट्स बनाए हुआ कचरा नहीं उठाए हैं, जो भी नोट्स है वह साफ है, जो कि परीक्षा में बार बार आते हैं उसी को हम लेकर आए हैं। ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं भारत का भौतिक स्वरूप। तो कहता है कि सबसे पहला प्रश्न है कि देश के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर पर्वत श्रेणी स्थित है। बताइएगा देश के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर पर्वत श्रेणी स्थित है, तो 10.7% पर्वत श्रेणी है। ठीक है दोस्तों। 10.7% याद रखिएगा, 10.7%। चलिए अगला है कि देश के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर पहाड़ी है, तो 18.6%। कहता है कि देश के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर मैदान है, तो 43%। कितना परसेंट क्या है, तो मैदान है 43%। और अगला है देश के कुल कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पर पठार है, तो 27.7%। याद रखिएगा पठार कितना है, 27.7%। अगला है भूवैज्ञानिक के अनुसार जहाँ आज हिमालय पहाड़ है वहाँ पहले क्या था, तो तैथित सागर था। याद रखिएगा भूवैज्ञानिक के अनुसार जहाँ आज हिमालय पहाड़ है वहाँ पहले क्या था, तो तैथित सागर था। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के सबसे ऊंची चोटी K2 जिसे हम लोग गांडविन आइंस्टीन कहते हैं, उसकी लंबाई कितनी है, तो 8611 मीटर। ठीक है। भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो K2 है, जिसे हम लोग गांडविन आइंस्टीन कहते हैं, जिसकी लंबाई है 8611 मीटर। और काराकोरम की सर्वोच्च चोटी कौन है, तो K2 है। ठीक है। काराकोरम की सर्वोच्च चोटी कौन है, तो K2, जिसे हम लोग गांडविन आइंस्टीन बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि काराकोरम तथा लद्दाख के बीच कौन सी घाटी स्थित है, नुब्रा घाटी। काराकोरम तथा लद्दाख के बीच कौन सी घाटी स्थित है, नुब्रा घाटी। चलिए अगला प्रश्न है कि कश्मीर हिमालय किसके लिए प्रसिद्ध है, तो करेवा के लिए। ठीक है दोस्तों। कश्मीर हिमालय किसके लिए प्रसिद्ध है, पूछा गया प्रश्न है, तो करेवा के लिए प्रसिद्ध है। बृहत हिमालय में कौन सी दर्रा स्थित है, जोजिला दर्रा। ठीक है। बृहत हिमालय में कौन सी दर्रा स्थित है, जोजिला दर्रा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कहता है पीर पंजाल श्रेणी में कौन सी दर्रा स्थित है, तो बनिहाल दर्रा है। पीर पंजाल श्रेणी में कौन सी दर्रा स्थित है, बनिहाल दर्रा है। और जासकल श्रेणी में कौन सी दर्रा स्थित है, फोर्ट टुंगला दर्रा है। ठीक है दोस्तों। जासकल श्रेणी में कौन सी दर्रा स्थित है, फोर्ट टुंगला दर्रा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कहता है कि लद्दाख श्रेणी में कौन सी दर्रा स्थित है, लद्दाख श्रेणी में कौन सी दर्रा स्थित है, खरदुंगला दर्रा है। ठीक है। लद्दाख श्रेणी में कौन सी दर्रा स्थित है, खरदुंगला दर्रा है। अगला है कश्मीर हिमालय के क्षेत्र में मीठे जल की झील कौन सी है। कश्मीर हिमालय के क्षेत्र में मीठे जल की झील कौन सी है, डल झील और वुलर झील है। याद रखिएगा कि कश्मीर हिमालय के क्षेत्र में मीठे जल की झील कौन सी है, डल झील और वुलर झील है। चलिए अगला प्रश्न है कि कश्मीर हिमालय के क्षेत्र में खारे जल की झील कौन सी है, तो पेंगेंगसू और सोमुरीरी। ठीक है दोस्तों। कश्मीर हिमालय क्षेत्र में खारे जल की झील कौन सी है, पेंगेंगसू और सोमुरीरी। चलिए अगला प्रश्न है वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा, चरार शरीफ जैसी तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर। ठीक है दोस्तों। और वैष्णो देवी कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर के कटरा में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ऊंची श्रेणी कौन सी है। क्या पूछ रहा है, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है, तो हिमाद्री है। क्या है दोस्तों, हिमाद्री है, जिसकी ऊंचाई 6000 मीटर है। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है, तो हिमाद्री है, जिसकी लंबाई है 6000 मीटर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह माउंट एवरेस्ट है। कहाँ स्थित है, तो नेपाल में है, और इसकी ऊंचाई है 8850 मीटर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कहता है कि हिमालय की महत्वपूर्ण शिखर कौन है, तो हिमालय की महत्वपूर्ण शिखर है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। कंचनजंगा कहाँ है, तो सिक्किम में। नंगा देवी हिमाचल प्रदेश में है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। कमेट, नमचा बरवा, यही 5 है। कहता है कि हिमालय की महत्वपूर्ण शिखर कौन कौन है। और दोस्तों क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि हिमालय की महत्वपूर्ण शिखर कौन नहीं है, तो इसमें से 3 ऑप्शन दे देगा और 1 ऑप्शन देगा जो कि नहीं है, उसको छांटना है। तो इसके चलते याद रखेगा कि हिमालय की महत्वपूर्ण शिखर कौन कौन है, तो कंचनजंगा, नंगा देवी, नंदा पर्वत, कामेट और नमचा बरवा। ठीक है दोस्तों, यही 4-5 है जो कि
हिमालय की महत्वपूर्ण शिखर है। चलिए अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी चामोली, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। फूलों की घाटी चामोली कहाँ स्थित है? तो यह दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। तो कहता है फोटिया और लेप्चा कहाँ की जनजाति है? तो यह सिक्किम की है। फोटिया और लेप्चा कहाँ की जनजाति है? तो सिक्किम के जनजाति है। चलिए अगला प्रश्न है, कुमाऊं हिमालय मुख्य रूप से किस राज्य में है? बताइएगा, कुमाऊं हिमालय मुख्य रूप से किस राज्य में? तो उत्तराखंड में है। ठीक है दोस्तों, कुमाऊं हिमालय उत्तराखंड में है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो कहता है कि कुमाऊं हिमालय का महत्वपूर्ण चोटी कौन कौन है? तो यह दोस्तों नंदा देवी, कामेट, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ और बंदरपुर है। ठीक है दोस्तों, कुमाऊं हिमालय का महत्वपूर्ण चोटी कौन है? तो नंदा देवी, कामेट, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ और बंदरपुर है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो यह बताया हुआ प्रश्न है कि गारो, खासी और जनेतिया की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो मेघालय में। ठीक है, गारो, खासी और जनेतिया की पहाड़ी मेघालय में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कहता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, अरावली की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो यह दोस्तों राजस्थान में। ठीक है, अरावली की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में है। और प्राचीन पहाड़ी कौन सी है? तो यह अरावली की ही पहाड़ी है। ठीक है दोस्तों, प्राचीन पहाड़ी कौन सी है? तो अरावली की ही पहाड़ी है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो कहता है कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइएगा, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह दोस्तों गुरु शिखर है, जिसकी लंबाई है 1722 मीटर। ठीक है, लंबाई है गुरु शिखर की 1722 मीटर और अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, गुरु शिखर। चलिए अगला प्रश्न है कि अरावली की सबसे ऊंची शिखर गुरु शिखर किस पर्वत पर स्थित है? तो यह माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। VVI प्रश्न है, मारिएगा, प्रश्न आने की संभावनाएं हैं इस बार भी कि अरावली की सबसे ऊंची शिखर जिसका नाम है गुरु शिखर, वह किस पर्वत पर स्थित है? तो माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, माउंट आबू पर्वत पर गुरु शिखर स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो कहता है कि अरावली पहाड़ी के पश्चिम की ओर से कौन सी नदी निकलती है? तो यह लूनी नदी निकलती है। ठीक है दोस्तों, लूनी नदी निकलती है जो कच्छ के रण में जाकर लुप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं कि लूनी नदी कहाँ पर गायब हो जाती है? तो कच्छ के रण में गायब हो जाती है। और कच्छ के रण कहाँ स्थित है दोस्तों? तो गुजरात में स्थित है। ठीक है, गुजरात में स्थित है। और कच्छ का रण जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कच्छ का रण जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, अरावली पहाड़ी के पूरब की ओर से कौन सी नदी निकलती है? बताइएगा, अरावली पहाड़ी के पूरब की ओर से कौन सी नदी निकलती है? तो बनास नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? बनास नदी निकलती है। अगला है कि वैसी नदी कौन सी है जो जमीन में लुप्त हो जाती है? तो यह दोस्तों लूनी नदी ही है, जो कि कच्छ के रण गुजरात में जाके लुप्त हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न है कि मालवा का पठार कहाँ स्थित है? बताइएगा, मालवा का पठार कहाँ स्थित है? तो मालवा का पठार पश्चिम मध्य प्रदेश एवं दक्षिण पूर्व राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों मालवा का पठार? तो पश्चिम मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्व राजस्थान में स्थित है। चलिए अगला है कि मालवा का पठार किस चट्टान का बना होता है? तो ज्वालामुखी चट्टान का बना होता है। किसका बना होता है? ज्वालामुखी चट्टान का बना होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि मालवा का पठार से कौन सी नदी निकलती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि मालवा का पठार से कौन सी नदी निकलती है? तो यह चंबल नदी और बेतवा नदी दोनों नदियां निकलती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि विंध्याचल का पठार कहाँ स्थित है? तो झारखंड, यूपी और दक्षिण पूर्व राजस्थान में स्थित है। ठीक है दोस्तों, विंध्याचल का पठार कहाँ स्थित है? तो झारखंड, यूपी और दक्षिण पूर्व राजस्थान में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सी पर्वत अलग करती है? तो विंध्याचल पर्वतमाला। VVI प्रश्न है दोस्तों, इस बार भी आने की संभावना है कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सी पर्वत अलग करती है? तो विंध्याचल पर्वतमाला अलग करते। ठीक है, अगला है मैकाले पहाड़ी कहाँ स्थित है? मैकाले पर्वत तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है दोस्तों, मैकाले पर्वत कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि मैकाले पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन है? बताइएगा, मैकाले पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन है? तो अमरकंटक है। कौन है दोस्तों? अमरकंटक है, जिसका ऊंचाई है 1036 मीटर। ठीक है दोस्तों, अमरकंटक की ऊंचाई कितनी है? तो 1036 मीटर है। अगला है मैकाले पहाड़ी के पश्चिम की ओर से कौन सी नदी निकलती है? बताइएगा, मैकाले पहाड़ी के पश्चिम की ओर से कौन सी नदी निकलती है? तो नर्मदा नदी निकलती है। ठीक है दोस्तों, नर्मदा नदी निकलती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो मैकाले पहाड़ी के उत्तर की ओर से कौन सी नदी निकलती है? बताइएगा, मैकाले पहाड़ी के उत्तर की ओर से कौन सी नदी निकलती है? तो यह सोन नदी निकलती है। और आपको बताना है कि मैकाले पर्वत कहाँ स्थित है। ठीक है दोस्तों, मैकाले पर्वत कहाँ स्थित है? तो यह छत्तीसगढ़ में। चलिए अगला प्रश्न है कि मैकाले पहाड़ी के दक्षिण की ओर से कौन सी नदी निकलती है? तो महानदी निकलती है। ठीक है दोस्तों, मैकाले पहाड़ी जो कि छत्तीसगढ़ में है और मैकाले पहाड़ी के दक्षिण की ओर से कौन सी नदी निकलती है? तो
दक्षिण की ओर से महानदी निकलती है और उत्तर की ओर से सोन नदी निकलती है। ठीक है दोस्तों, उत्तर की ओर से सोन नदी, दक्षिण की ओर से महानदी। चलिए अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर का पठार कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह झारखंड में है। कहाँ है दोस्तों? झारखंड में। अगला है कि भारत का रुर किसे कहा जाता है? बताइएगा, भारत का रुर किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि सतपुरा की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो यह दोस्तों मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। अगला है सतपुरा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? बताइएगा, सतपुरा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो धूपगढ़ी है। ठीक है दोस्तों, सतपुरा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो धूपगढ़ी है, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। ठीक है, धूपगढ़ी की ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो कहता है कि सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी किस पर्वत पर स्थित है? तो महादेव पर्वत। ठीक है दोस्तों, और महादेव पर्वत कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा, सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी किस पर्वत पर स्थित है? तो महादेव पर्वत, और जो कि महादेव पर्वत मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है कि सतपुरा के पूर्वी हिस्सा से कौन सी नदी निकलती है? तो यह ताप्ती नदी निकलती है। कौन सी नदी? ताप्ती नदी निकलती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो कहता है कि दक्कन का पठार किस राज्य में है? बताइएगा, दक्कन का पठार किस राज्य में है दोस्तों? तो यह महाराष्ट्र में। कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में। कौन? तो दक्कन का पठार महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो दक्कन का पठार किस चट्टान से बना होता है? तो ज्वालामुखी और बेसाल्ट चट्टान से बना होता है। ठीक है, दक्कन का पठार ज्वालामुखी और बेसाल्ट चट्टान का बना होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कहता है कि धरवार की पठार कहाँ स्थित है? तो यह दोस्तों कर्नाटक में। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में धरवार की पठार है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो धरवार पठार के पश्चिमी भागों में कौन सी पहाड़ी है? बताइएगा, धरवार पठार के पश्चिमी भागों में कौन सी पहाड़ी है? तो बाबा बुदीन की पहाड़ी और ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। कौन है? बाबा बुदीन की पहाड़ी और ब्रह्मगिरी पहाड़ी कहाँ है? तो धरवार पठार के पश्चिमी भाग में। कहाँ है? तो धरवार पठार के पश्चिमी भाग में कौन सी पहाड़ी है? तो बाबा बुदीन की पहाड़ी और ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो पश्चिमी घाटी को और किस नाम से जाना जाता है? तो सहाद्री के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सहाद्री के नाम से। अगला है पश्चिमी घाटी की औसत ऊंचाई कितनी है? बताइएगा, पश्चिमी घाटी की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 1200 मीटर है। ठीक है दोस्तों, पश्चिमी घाटी की औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो उत्तरी सहाद्री का सर्वोच्च शिखर कौन है? बताइएगा, उत्तरी सहाद्री का सर्वोच्च शिखर कौन है? तो कालसुबाई की शिखर है, जो कि महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला है दक्षिण सहाद्री का सर्वोच्च शिखर कौन है? तो कुद्रेमुख है। दक्षिण सहाद्री का कुद्रेमुख, जो कि कर्नाटक में। महाबलेश्वर की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, महाबलेश्वर की पहाड़ी महाराष्ट्र में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो महाबलेश्वर की उत्तम बिंदु कौन सी है? बताइएगा, महाबलेश्वर की उत्तम बिंदु कौन सी है? तो वह विल्सन पॉइंट है। कौन है दोस्तों? विल्सन पॉइंट है। महाबलेश्वर की चोटी से कौन सी नदी निकलती है? तो 5 नदियां निकलती है। कौन कौन? तो कृष्णा, सावित्री, वेन्ना, गायत्री, कोयना। याद रखिएगा, महाबलेश्वर की चोटी से कौन सी नदी निकलती है? तो कृष्णा, सावित्री, वेन्ना, गायत्री, कोयना। ठीक है दोस्तों, कोयना। ठीक है, कृष्णा, सावित्री, वेन्ना, गायत्री, कोयना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ स्थित है? बताइएगा, सबसे अच्छा प्रश्न है कि नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ स्थित है। बार बार प्रश्न आता है दोस्तों कि नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में। चलिए अगला प्रश्न है, नीलगिरी की पहाड़ी कैसी पर्वत है? ब्लॉक पर्वत है। कैसी पर्वत है दोस्तों? ब्लॉक पर्वत है। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा, जिसकी लंबाई है 2637 मीटर। कितनी है दोस्तों? 2637 मीटर लंबाई है। चलिए अगला है कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो डोडा बेटा। कौन है? डोडा बेटा। पहला कौन है? तो कौन है पहला? तो अनाईमुडी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि पश्चिमी एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो नीलगिरी की पहाड़ी। पश्चिमी एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल किसे कहते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ी को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उतना हार्ड नहीं। नीलगिरी की पहाड़ी को कहते हैं पश्चिमी एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल को। अगला है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। ठीक है, 2695 मीटर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कहता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी किस पहाड़ी पर स्थित है? बताइएगा, सबसे अच्छा प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी किस पहाड़ी पर स्थित है? तो अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। वही है अन्नामलाई, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामलाई, वह अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। अनाईमुडी जो कि अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है
कि इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है, बताइएगा। इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो वह केरल में है। कहाँ स्थित है दोस्तों, केरल में है। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाई कनाल किस पहाड़ी पर स्थित है, पालनी पहाड़ी पर है, जो कि तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाई कनाल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। कोडाई कनाल किस पहाड़ी पर स्थित है, तो वह पालनी पहाड़ी पर स्थित है। पालनी पहाड़ी कहाँ है, तमिलनाडु में। सेवराई की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तमिलनाडु के सेलम में स्थित है। ठीक है दोस्तों, सेवराई की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु के सेलम में। अगला है कि गुजरात से गोवा तक के तटीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो कोंकण तट कहते हैं। क्या कहते हैं, गुजरात से गोवा तक के तटीय क्षेत्र को कोंकण तट कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु तक के तटीय क्षेत्र को केंद्रा तट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, केंद्रा तट कहते हैं। ठीक है, अगला है कि मंगलुरु से कन्याकुमारी तक के तटीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं। ठीक है, मालाबार तट कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कौन है, तो कांडला है। कांडला जो कि गुजरात में है। यह कांडला जो है व्यापार मुक्त बंदरगाह है। क्या है दोस्तों, व्यापार मुक्त बंदरगाह है, याद रखिएगा। अगला है मुंबई, मरगोवा और मंगलुरु, कोचीन जो कि केरल में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो सालसेट द्वीप पर स्थित भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर कौन है, सालसेट द्वीप पर स्थित भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर कौन है, तो वह मुंबई है। ठीक है दोस्तों, सालसेट द्वीप पर स्थित भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर कौन है, तो मुंबई है। चलिए अगला प्रश्न है कि नाव दौड़ किस राज्य का लोकप्रिय त्योहार है, तो यह दोस्तों केरल का है। ठीक है, केरल का। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कहता है कि मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल एवं सड़क मार्ग पर कौन सा दर्रा स्थित है, तो थालघाट दर्रा स्थित है। ठीक है, मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल एवं सड़क मार्ग पर कौन सा दर्रा स्थित है, रेल एवं सड़क मार्ग पर, तो वह दोस्तों थालघाट दर्रा स्थित है। कौन सा दर्रा, थालघाट दर्रा। चलिए अगला है कि मुंबई, पूना, बेलगांव, चेन्नई रेल एवं सड़क मार्ग पर कौन सा दर्रा स्थित है, तो भोरघाट दर्रा है। ठीक है, चलिए अगला है कि कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर और इंदौर रेल और सड़क मार्ग पर कौन सा दर्रा है, बताइएगा। तो वह पालघाट दर्रा है। चलिए अगला है कि नासिक और मुंबई के बीच कौन से दर्रा स्थित है, थालघाट दर्रा स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो कहता है कि मुंबई और पुणे के बीच कौन से दर्रा स्थित है, भोरघाट दर्रा स्थित है। अगला है कोयम्बटूर और कोचीन के बीच कौन सी दर्रा स्थित है, पालघाट दर्रा स्थित है, याद रखेगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो तिरुवनंतपुरम और मदुराई के बीच कौन सी दर्रा स्थित है, बताइए। तिरुवनंतपुरम और मदुराई के बीच कौन से दर्रा स्थित है, तो सेनकोटा दर्रा स्थित है। ठीक है, चलिए अगला है कि पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो झिंडागारा है। ठीक है दोस्तों, पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो झिंडागारा है, जिसकी लंबाई है 1690 मीटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि झिंडागारा कहाँ स्थित है, बताइएगा। झिंडागारा कहाँ स्थित है, तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। और पूर्वी घाटी के दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो अरमाकोंडा है। ठीक है दोस्तों, पहला तो झिंडागारा है, दूसरी कौन है, तो अरमाकोंडा जो कि आंध्र प्रदेश में। इसकी लंबाई है 1680 मीटर, उससे 10 मीटर कम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि पूर्वी घाटी की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है, बताइएगा। पूर्वी घाटी की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो महेंद्रगिरी जो कि बदल गया उड़ीसा में है। और यहाँ कितना मीटर है, तो 1501 मीटर है। चलिए अगला है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह कौन कौन है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह कौन है, तो पारादीप, कोलकाता, विशाखापट्टनम, चेन्नई, तूतुकुड़ीन, एन्नौर। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 है बंदरगाह। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो कहता है कि पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैगून झील कौन है, तो पुलिकट झील है, चिल्का झील है, कोलेरू झील है, याद रखेगा 3 ही झील है। भारत में कितने द्वीप स्थित है, तो 2 है। कौन कौन, अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप समूह। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो कहता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस द्वीप पर स्थित है, तो यह मरकट द्वीप पर स्थित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस द्वीप पर स्थित है, तो मरकट द्वीप पर है। अगला है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस खाड़ी में स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। चलिए अगला है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने छोटे छोटे द्वीप हैं, बताइए।
247। कितने दोस्तों? 247 से याद रखिएगा। चलिए अगला है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? तो यह दोस्तों विजयपुरम पहले था, लेकिन अब पहले पोर्ट ब्लेयर था। ठीक है दोस्तों, पहले पोर्ट ब्लेयर था, अब नया विजयपुरम है। याद रखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी नया कौन है? तो विजयपुरम है। ठीक है, श्री विजयपुरम। चलिए अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान में। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अगला है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सा वनों का संयोजन है? बताइए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन से वनों का संयोजन है? तो 3 वन पाए जाते हैं, एगो मैंग्रोव वन और सदापर्णी वन और पर्णपाती वन। ठीक है दोस्तों, मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन, पर्णपाती वन। चलिए अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप कौन है? तो मांजुली है। ठीक है दोस्तों, जो कि असम में है और ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन है? बताइएगा, विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन है? सबसे बड़ा तो मांजुली है, जो कि असम में और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, लेकिन सबसे छोटा कौन है? तो यह दोस्तों उमानंदा है। ठीक है दोस्तों, उमानंदा है, जो कि असम में ही है और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। ठीक है, चलिए अगला है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? बताइएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? तो यह सैंडल पीक है। कौन है दोस्तों? सैंडल पीक है, जिसकी ऊंचाई है 738 मीटर। याद रखिएगा, सैंडल पीक की लंबाई है, ऊंचाई है 738 मीटर। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक कहाँ स्थित है? यह दोस्तों उत्तरी अंडमान में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान में। अगला है, केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर है, जो कि दक्षिणी अंडमान में स्थित है। कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर, जो कि दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अगला है कि नेल्लौर के निकट प्रवाह निर्मित द्वीप कौन है? बताइए, नेल्लौर के निकट प्रवाह निर्मित द्वीप कौन है? तो श्रीहरिकोटा द्वीप है। कौन है दोस्तों? श्रीहरिकोटा द्वीप है। अगला है, पुलिकट झील किस द्वीप द्वारा समूह से अलग होती है? बताइए, पुलिकट झील किस द्वीप द्वारा समूह से अलग होती है? तो श्रीहरिकोटा द्वीप से अलग होती है। ठीक है, चलिए अगला है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है? दोस्तों श्रीहरिकोटा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा में ही है। ठीक है, चलिए अगला है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 8 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच। कहाँ स्थित है दोस्तों? मालदीव और मिनिकॉय के बीच है। चलिए अगला है कि 9 डिग्री चैनल किनके मध्य स्थित है? तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच है। कहाँ स्थित है दोस्तों? लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच है। चलिए अगला है कि 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? बताइए, 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? तो यह दोस्तों छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित है। छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित है 10 डिग्री चैनल। अगला है कि ग्रेट चैनल किसके मध्य स्थित है? तो सुमात्रा और निकोबार के मध्य। किसके मध्य स्थित है? सुमात्रा और निकोबार के मध्य। चलिए अगला प्रश्न है कि पाक स्टेट किनके मध्य स्थित है? बताइए, पाक स्टेट किनके मध्य स्थित है? तो यह दोस्तों तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। कौन? तो पाक स्टेट। पाक स्टेट कहाँ स्थित है? पाक स्टेट कहिए, पाक स्टेट किसके मध्य स्थित है? तो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच। दक्कन पास किसके मध्य स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य। ठीक है दोस्तों, दक्कन पास कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो कहता है कि कोको स्टेट किसके मध्य स्थित है? तो कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य। ठीक है दोस्तों, कोको स्टेट किसके मध्य स्थित है? तो कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। चलिए अगला है कि मन्नार की खाड़ी किसके मध्य स्थित है? बताइएगा, मन्नार की खाड़ी किसके मध्य स्थित है? तो दक्षिण पूर्व तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच स्थित है। ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु, दक्षिण पूर्व तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। चलिए अगला है, देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। तो कहता है कि लक्षद्वीप सागर किसके मध्य स्थित है? बताइएगा, लक्षद्वीप सागर किसके मध्य स्थित है? तो लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य स्थित है। ठीक है दोस्तों, कौन? तो लक्षद्वीप सागर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कहता है कि उड़ीसा के तट पर ब्रह्मणी नदी के किनारे कौन सी द्वीप स्थित है? बताइए, उड़ीसा के तट पर ब्रह्मणी नदी के किनारे कौन सा द्वीप स्थित है? तो व्हीलर द्वीप। कौन है दोस्तों? व्हीलर द्वीप स्थित है। अगला है कि व्हीलर द्वीप का वर्तमान नाम क्या है? तो अब्दुल कलाम द्वीप। याद रखिएगा, व्हीलर द्वीप का नाम क्या है वर्तमान में? तो अब्दुल कलाम द्वीप है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो पब्बन द्वीप किस खाड़ी में स्थित है? बताइएगा, पब्बन द्वीप
किस खाड़ी में स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी में स्थित है। कौन? पब्बन द्वीप। अगला है कि भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी द्वीप है? तो पब्बन द्वीप है। कौन है दोस्तों? भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी द्वीप है? तो पब्बन द्वीप है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो कहता है कि पब्बन द्वीप को और किस नाम से जाना जाता है? बताइएगा, पब्बन द्वीप को और किस नाम से जाना जाता है? तो रामेश्वरम द्वीप के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? रामेश्वरम द्वीप के नाम से। अगला है कि भारत का दो प्रसिद्ध द्वीप कौन भारत का दो प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप कौन है? ठीक है दोस्तों, भारत का दो प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप कौन है? तो एगो तो बैरम द्वीप तथा नारकोंडम द्वीप। दो है दोस्तों, दूसरा है ये, पहला है कि बैरम द्वीप और दूसरा है नारकोंडम द्वीप। चलिए अगला प्रश्न है कि बैरम द्वीप कहाँ स्थित है? बताइए, बैरम द्वीप कहाँ स्थित है? तो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है दोस्तों, बैरम द्वीप कहाँ स्थित है? तो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला है कि बैरम द्वीप कैसा ज्वालामुखी है? तो सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, बैरम द्वीप कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी है। और नारकोंडम द्वीप कैसा ज्वालामुखी है? तो सुषुप्त ज्वालामुखी है। कौन? तो नारकोंडम। ठीक है दोस्तों, नारकोंडम द्वीप कैसा ज्वालामुखी है? नारकोंडम द्वीप कैसा ज्वालामुखी है? तो सुषुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो कहता है कि लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो यह अरब सागर में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? अरब सागर में स्थित है। कौन? तो लक्षद्वीप समूह। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो कहता है कि लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं? बताइए, लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीप है? तो 36 द्वीप है। ठीक है दोस्तों, 36 द्वीप है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो कहता है कि लक्षद्वीप समूह के केवल कितने द्वीप आबादी हैं? लक्षद्वीप समूह के कितने द्वीप पर आबादी है? तो यह 11 द्वीप पर आबादी है। ठीक है दोस्तों, 11 द्वीप पर आबादी है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कहता है कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? बताइए, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो आंट्रेट है। कौन है दोस्तों? आंट्रेट। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कहता है लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप कौन है? तो बीटा है। लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप कौन है? तो बीटा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो कहता है कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप आंट्रेट का क्षेत्रफल कितना है? तो 5 किलोमीटर मानिए ना, 4.90 किलोमीटर, 5 किलोमीटर मानिए। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप आंट्रेट का क्षेत्रफल है 4.90 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 4 किलो 900 मीटर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कहता है कि लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो मिनिकॉय है। कौन है दोस्तों? मिनिकॉय है। लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन है? मिनिकॉय है। और कहता है कि मिनिकॉय का क्षेत्रफल कितना है? तो 4.80 किलोमीटर स्क्वायर। और यहाँ मनुष्य का निवास नहीं है। ठीक है दोस्तों, मिनिकॉय पर मनुष्य का निवास नहीं है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। तो कहता है कि लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मलयालम। कौन सी भाषा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मलयालम बोली जाती है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। तो मालदीव और आधिकारिक भाषा क्या है? मालदीव का आधिकारिक भाषा का क्या है? तो देवही है। क्या है दोस्तों? देवही। मालदीव का आधिकारिक भाषा क्या है? तो देवही है। चलिए अब हम लोग देखेंगे भारत का प्रमुख घाटी। ठीक है दोस्तों, भारत के प्रमुख घाटियों के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कि भारत में कौन कौन से घाटी कहाँ पर स्थित है। कांगड़ा घाटी कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। चंबा घाटी कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। लाहुल घाटी कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। और बताइएगा, मालना घाटी कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। पांगी घाटी कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। सांगला घाटी कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। पार्वती घाटी कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। और भी है दोस्तों, किन्नौर घाटी हिमाचल प्रदेश। और बताइए 10 नंबर, मूर्खा घाटी लद्दाख, नुब्रा घाटी लद्दाख, सुरू घाटी लद्दाख, गलवान घाटी लद्दाख। और अगला है दून घाटी उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, दून घाटी उत्तराखंड, जोहान घाटी उत्तराखंड, फूलों की घाटी चामोली जो कि उत्तराखंड में है। और अगला है सोर घाटी उत्तराखंड, धर्मा घाटी उत्तराखंड, नेलोंग घाटी उत्तराखंड, युथगांग घाटी सिक्किम, चुम्बी घाटी सिक्किम। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है कि जूके घाटी नागालैंड, अराकू घाटी आंध्र प्रदेश, गढ़ीकोटा आंध्र प्रदेश, कब्बम घाटी तमिलनाडु, शांत घाटी केरल। और भी देख लेते दोस्तों, न्योरा घाटी पश्चिम बंगाल, बराक घाटी असम, कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर, डोंग घाटी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, ये तो हमने देख ली प्रमुख घाटी। अब देखेंगे हम लोग उद्गम स्थल के बारे में। ठीक है दोस्तों, उद्गम स्थल मुहाना के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए हम लोग सीधा नोट पे आते हैं।
कल सबसे पहले हम लोग उद्गम देखेंगे। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है बताइएगा, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यह दोस्तों तिब्बत में मानसरोवर झील के पास। ठीक है दोस्तों, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, चलिए अगला है कि मुहाना कहाँ है? सिंधु नदी का मुहाना कहाँ है दोस्तों? तो वह अरब सागर में गिरता है। कहाँ गिरता है? तो अरब सागर में गिरता है। चलिए दूसरा है झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है बताइएगा, झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यह बैरीनाग के समीप शेषनाग झील के पास स्थित है। ठीक है, चलिए अगले नंबर पे चलते हैं। तो इसका मुहाना कहाँ है दोस्तों? चिनाब नदी है। ठीक है, चलिए दोस्तों आज क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और कल के क्लास में हम लोग इंडियन जियोग्राफी को समाप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए टेक केयर, बाय बाय।